एवरीवन, हम एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिक्स के अध्याय 12 को देख रहे थे, जिसमें हमने पूरा अध्याय पढ़ लिया था लाइन टू लाइन। अब हम इस अध्याय का सारांश देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस पूरे पाठ का ये सार है। तो शुरू करते हैं हम पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। कि जो टोटल परमाणु है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। उसमें एक धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, परंतु जो पूरा हम परमाणु की बात करें तो उस पर चार्ज, टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है, इसलिए परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्राएं क्या होती है, समान होती है। दूसरा, जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन या थॉमसन मॉडल, उसमें परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ है। इसका क्या मतलब है कि जो एक क्लाउड के रूप में धनावेश है, मतलब समान रूप से वितरित है धनावेश, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं, किस तरह से, जैसे कि तरबूज के बीज जिस तरह से होते हैं, उसी प्रकार एक जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनावेश जो होता है वो समान रूप से इसमें वितरित होता है। तो यह एक धनावेशों का क्या होता है, परमाणु जो होता है धनावेशों का गोलीय मेघ होता है, यानी कि गोल बादल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान और इसका कुल धनावेश, एक तो जो भी सर्वाधिक, जो ऑलमोस्ट पूरा द्रव्यमान है, और जो इसका टोटल धनावेश है वो एक सूक्ष्म नाभिक में संकेंद्रित होता है, और यह प्रारूपतः परमाणु के साइज का 10,000वां भाग होता है। जो टोटल परमाणु का साइज है उसका 10,000वां भाग है, 1/10,000 कह सकते हैं इसको, या 10⁻⁴ भाग कह सकते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो रदरफोर्ड में क्या था कि जो भी धनावेश है और जो टोटल द्रव्यमान है वो एक छोटे से आयतन में संकेंद्रित है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं कि परमाणु की संरचना की व्याख्या करने में रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में दो मुख्य कठिनाइयां हैं। कि जो रदरफोर्ड मॉडल दिया उसमें दो क्या कठिनाइयां थी। एक तो इसके अनुसार परमाणु अस्थिर है। क्यों अस्थिर है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए त्वरित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से वर्तुल गति कर रहा है, उसमें क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण लग रहा है, और त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जित करेंगे और क्या होते जाएंगे, उनका सर्पिल पथ जो है, वो जो वृत्ताकार पथ है वो सर्पिल पथ में तब्दील हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, नाभिक के अंदर की ओर आ जाना चाहिए। यह पदार्थ के स्थायित्व का खंडन करता है। तो इसके अनुसार तो पदार्थ होना ही नहीं चाहिए प्रकृति में, जब परमाणु का ही अस्तित्व नहीं है। तो बी क्या है कि यह विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अभिलाक्षणिक लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। जो हम गैसीय देख रहे थे, गैसीय परमाणु, उनका जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो कैसा आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है, सतत स्पेक्ट्रम नहीं आता, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो उसकी व्याख्या ये नहीं कर सकता। इसके अनुसार तो क्या आना चाहिए, थॉमसन मॉडल के अनुसार तो सतत स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन वास्तव में आता कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो इन दोनों तथ्यों की ये व्याख्या नहीं कर सका परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, पांचवां पॉइंट, कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्थायी होते हैं और अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। अभिलाक्षणिक का मतलब है कि ये जो स्पेक्ट्रम है केवल कोई विशिष्ट परमाणु ही उत्सर्जित करेगा, कोई दूसरे परमाणु, दो परमाणुओं का जो स्पेक्ट्रम है वो कभी भी सेम नहीं होगा। हर एक परमाणु का अपना अलग एक स्पेक्ट्रम है जो उसके लक्षण को प्रदर्शित करता है, उसको हम कहते हैं अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में विलग समांतर रेखाओं का समुच्चय होता है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इस प्रकार से समांतर रेखाएं होती है एक दूसरे से अलग, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम में विलग समांतर रेखाओं का एक समुच्चय होता है। विलग मतलब एक दूसरे से अलग हैं, ये एक इसे समांतर क्रमिक रूप से नहीं है, और समांतर रेखाएं होती है, इनका एक समुच्चय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह परमाणु जो संरचना है, आंतरिक संरचना क्या है, उसके विषय में उपयोगी सूचनाएं देता है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम तथा परमाणुओं के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, एक तो रेखीय स्पेक्ट्रम जिसकी व्याख्या थॉमसन नहीं कर पाया, और दूसरा परमाणु का स्थायित्व, ये दो मेन पॉइंट थे। तो इनकी व्याख्या करने के लिए नील्स बोर जो वैज्ञानिक थे उसने हाइड्रोजन सम परमाणु मतलब ऐसे परमाणु जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया। उन्होंने 3 अभिग्रहित प्रस्तुत किए और क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। जो क्वांटम यांत्रिकी की जो नींव रखी वो बोर ने रखी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करके। तो 3 जो अभिग्रहित हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से,
वो 3 अभिग्रहित क्या है कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन की, तो निश्चित कक्षाओं जिन्हें हम स्थायी कक्षा कहते हैं में परिक्रमण करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है कुछ निश्चित कक्षाएं होती है जिनमें वो परिक्रमण करता है, और यहाँ अगर वो निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो वो विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा। ऐसी कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा, स्थायी कक्षाएं कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उन्होंने ये माना कि वैसे तो विद्युत चुम्बकीय जो सिद्धांत हैं वो जो सिद्ध किया हुआ है पूरी तरह से स्थापित है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जो कण हैं इनके लिए हम क्या मानते, इनके लिए ये लागू नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ जब वर्तुल गति कर रहा है इसके चारों ओर, तब ये विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा। ऐसी कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा, स्थायी कक्षाएं कहा। दूसरे में उन्होंने बताया कि स्थायी कक्षाएं कौन सी है, तो स्थायी कक्षा वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यह बोर का क्वांटमीकृत प्रतिबंध है, अर्थात L इक्वल टू क्या होता है, NH/2π होता है, जहाँ n एक पूर्णांक है जिसे क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरा देखें, तीसरे अभिग्रहित के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक विनिर्दिष्ट अविकिरणीय कक्षा, अविकिरणीय कक्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी कक्षा है, स्थायी कक्षा है, तो ये विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। तो कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक विनिर्दिष्ट अविकिरणीय कक्षा से अन्य निम्नतर ऊर्जा की कक्षा में संक्रमण कर सकता है। तो अगर कोई एक कक्षा है उससे ये निम्नतर कक्षा में संक्रमण कर सकता है। ऐसा करने में एक फोटोन उत्सर्जित होता है, यहाँ से एक फोटोन उत्सर्जित होगा जिसकी ऊर्जा क्या होगी, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर। तो जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। तो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति न्यू जो है वो निम्न संबंध से दी जा सकती है, जो हमने बुक में हम देखा था, एच न्यू आई एफ इनिशियल फाइनल इक्वल टू होगा ई आई माइनस ई एफ, क्योंकि ई आई प्रारंभिक है, ई एफ फाइनल है। कोई परमाणु उसी आवृत्ति के विकिरण को अवशोषित करता है। अब ये तो उत्सर्जन की बात होगी। अब अवशोषण किसका करेगा, जो इन दो ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर होगा उतनी ऊर्जा वो अवशोषित करेगा। तो कोई परमाणु उसी आवृत्ति के विकिरण को अवशोषित करती है जिसे वह परमाणु उत्सर्जित करता है, ठीक है, जिसको उत्सर्जित कर रहा है उसी विकिरण को वो अवशोषित करेगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन n से उच्च मान की कक्षा में अंतरित होता है। तो ये जो निम्न कक्षा से क्या होता है, अगर वो अवशोषित करेगा विकिरण तो निम्न कक्षा से कहाँ चला जाएगा, उच्च कक्षा में चला जाएगा। यानी कि अगर प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा ई आई है उसमें हमने एच न्यू जोड़ दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, ई एफ ऊर्जा में वाले कक्षा में चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7 कि कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण प्रतिबंध, जो हमने देखा था कि L इज इक्वल टू एम वी आर, तो nवीं कक्षा है तो वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। ये जो प्रतिबंध है क्वांटमीकरण प्रतिबंध कोणीय संवेग का, एक क्वांटमीकरण प्रतिबंध है ना, क्वांटम है यहाँ पे n लगाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा केवल विशिष्ट त्रिज्याओं की कक्षा में ही करता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान, तो ये हमने कहा था कि ये त्रिज्या का जो मान है आर एन जो है वो समानुपाती होता है, एन स्क्वायर के n बढ़ाओगे तो त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। तो ये संबंध होता है त्रिज्या में। और अगर हम ऊर्जा भी कहें तो ऊर्जा भी क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। ई एन का मान हमने देखा था कि -e²/8πε0 आर एन ऐसा होता है। तो आर एन का मान यहाँ से यहाँ रखेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। और अगर हम इन सब का मान रख दे तो हमारे पास निकल के आता है -13.6/n², और ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो n इक्वल टू n अवस्था निम्नतम अस्थायी अवस्था निम्नतम अवस्था कहलाती है, और हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम अवस्था ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। n के जो बड़े मान हैं n ग्रेटर देन 1 उत्तेजित अवस्थाओं के संकेत है, यानी कि n इक्वल टू 2 को हम कहेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था, n इक्वल टू 3 को कहेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। परमाणु इन उत्तेजित अवस्थाओं में दूसरे परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों से संघट्ट द्वारा अथवा उचित आवृत्ति के फोटोन को अवशोषित करके पहुंचते हैं। तो ये कैसे कैसे पहुंचते हैं, देखें, उत्तेजित अवस्था में एक तो दूसरे परमाणु या इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करेंगे तो वो ऊर्जा उन्हें मिल जाएगी। दूसरा, उचित आवृत्ति के फोटोन को अवशोषित करके भी वो पहुंच सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं 8वां कि दे ब्रोगली की परिकल्पना। दे ब्रोगली की क्या परिकल्पना थी कि हर एक जो कण होता है, सूक्ष्म कण जो होता है गतिशील, उससे संबंधित एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। तो दे ब्रोगली की परिकल्पना कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा इक्वल टू h/mv होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग है
उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा इक्वल टू h/p होती है। p की जगह हमने mv रखा। ने तरंग कण के द्वितीय संबंध का उपयोग करके बोर की क्वांटित कक्षाओं की व्याख्या की थी कि जो कक्षा होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक तरंग के रूप में तभी रहेगा जबकि ये जो परिधि है वो तरंग दैर्ध्य का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। तो कक्षाएं वृत्ताकार अप्रगामी तरंगों के संगत है। तो कक्षाएं किसके संगत है? वृत्ताकार अप्रगामी तरंगों के संगत है, जिनकी कक्षा की परिधि जो होती है वो तरंग दैर्ध्यों के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, यानी कि 2πr जो होती है वो होती है n लैम्ब्डा के इक्वल। और लैम्ब्डा की जगह हमने रखा था h/mv। तो वहां से हमारे पास संबंध निकल के आ गया था क्या कि L इक्वल टू होता है NH/2π, जो कि बोर का क्वांटीकृत सिद्धांत है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नवा पॉइंट, 9th पॉइंट है कि बोर मॉडल हाइड्रोजन सम परमाणु यानी कि एकल इलेक्ट्रॉन के लिए उपयुक्त है। इसे द्वि इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हीलियम के लिए भी विस्तारित नहीं किया जा सकता। यह मॉडल हाइड्रोजन सम परमाणुओं की आवृत्तियों की आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं कर पाया। तो क्या कमियां थी? एक तो केवल एकल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू हो सकता था बोर मॉडल, और दूसरा कि जो परमाणु थे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उनकी जो ये जो लाइनें बनी उनकी जो आपेक्षिक तीव्रताएं हैं कि कौन सी अधिक तीव्र है लाइन, कौन सी कम तीव्र, इन आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या भी ये मॉडल नहीं कर पाया। तो ये इसकी कमियां थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, कुछ विचारणीय विषय। देखिए विचारणीय विषय जो होता है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनमें क्या है, हमें कुछ जो हमारे मिसकंसेप्शन रह जाते हैं पाठ को पढ़ते टाइम, किसी कंसेप्ट को पढ़ते टाइम हमारे जो धारणाएं बन जाती है अपने आप, जो स्वधारणाएं बन जाती है पहले से ही कुछ पूर्वाग्रह के कारण, तो उन डाउट्स को ये क्लियर करने में बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट देखें हम कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों ही अस्थायी तंत्र हैं। ये थॉमसन मॉडल भी क्या था? अस्थायी तंत्र। थॉमसन ने तो क्या कहा कि ऐसे एक गोला है, समरूप आवेशित समरूप धनावेशित गोला है, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बीज की तरह रखे हुए हैं। तो इसमें इसका स्थायित्व क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए धनावेश एक समान रूप से है और ऋणावेश ऐसे पॉइंट, तो इसका स्थायित्व कैसे नहीं है कि विद्युत रूप से ये स्थायी नहीं है ना, क्योंकि धनावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो वो किस प्रकार से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि ये पूरा संतुलन में रहे, तो इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। तो ये मॉडल जो है स्थिर विद्युत रूप से अस्थायी है, जबकि रदरफोर्ड मॉडल क्या है, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण अस्थायी होता है। क्योंकि जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्वरित होते हैं और वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उत्सर्जन करेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा कम होती जाएगी और वो क्या करेंगे, अंततः नाभिक में गिर जाएंगे। तो ये रदरफोर्ड मॉडल तो किसके कारण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण अस्थायी होता है, जबकि थॉमसन मॉडल स्थिर विद्युत रूप से अस्थायी होता है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि ये तो क्या है, स्थिर हैं, एक जगह इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं और ये धनावेशित गोले के अंदर है। तो ये इनका स्थिर विद्युत रूप से स्थायित्व कैसे हुआ है ना, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट जो है कि बोर ने कोणीय संवेग जो द्वितीय अभिग्रहित था उसका ही क्वांटमीकरण क्यों किया। देखिए कि इसका केवल L का ही क्वांटीकरण क्यों किया कि ये NH/2π होता है, किसी और राशि का क्यों नहीं किया। तो यहाँ ध्यान दें कि यहाँ जो आ रही है, एक तो राशि आ रही है H, है ना, जो H होता है उसका जो विमा होती है वो क्या होती है, कोणीय संवेग की विमा के इक्वल ही होती है। H की विमा क्या होती है, कोणीय संवेग के इक्वल ही होती है। बाकी तो देखो N भी कांस्टेंट, 2π भी कांस्टेंट। तो एक तो ये हो गया कि जो L होती है उसकी विमा H की विमा के संगत ही होती है, तो H के रूप में इसको क्वांटीकृत किया। और दूसरी बात क्या कि जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है, वृत्ताकार कक्षाओं के लिए संवेग जो होता है वो कौन सा होता है, कोणीय संवेग ही होता है। तो यह बहुत ही एक प्रासंगिक राशि है, ये इसके लिए उचित राशि है। जो वृत्ताकार गति होती है उसमें संवेग नहीं कह के हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। जैसे रेखीय जो गति होती है उसमें रेखीय संवेग एक प्रासंगिक राशि होती है, वैसे ही ये जो वृत्तीय गति है, वृत्ताकार गति है, उसमें कोणीय संवेग एक प्रासंगिक राशि होती है। अतः द्वितीय अभिग्रहित स्वाभाविक ही है कि ये स्वाभाविक है कि इसी को इसको क्वांटीकृत करना था। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में बोर मॉडल में कक्षीय चित्रण है। देखिए बोर ने क्या कहा कि एक फिक्स कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की, इनका एक निश्चित पथ है। तो ये जो है वो अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ असंगत था। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था कि हम जो है स्थिति और संवेग, जो स्थिति और संवेग है
उनका हम एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते। अगर हम संवेग का निर्धारण करेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और स्थिति को फिक्स करेंगे तो उसके संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। यानी कि ऐसा कोई भी फिक्स पथ संभव ही नहीं है। उसमें क्या होती है, प्रायिकता होती है कि ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा कोई कण है जो यहाँ से यहाँ तक इस क्षेत्र में कोई कण पाया जा सकता है, लेकिन फिक्स कोई पथ नहीं होता। तो ये अनिश्चितता के सिद्धांत के असंगत था। यह आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी, जो अपनी आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी आई उसके द्वारा प्रतिस्थापित इसको कर दिया गया, जिसमें बोर की कक्षाएं वे क्षेत्र है। तो ये इनमें क्या हो गए, ये एक फिक्स पथ ना हो के एक क्षेत्र हो गया ऐसे, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो सकती है। तो अब यहाँ कक्षाएं कोई फिक्स पथ नहीं है आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी में। वो क्या हो गया, ये एक क्षेत्र हो गया, एक एरिया हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, चौथा। देखिए, हमने रदरफोर्ड के मॉडल ने सौर जो परिवार है उससे इसकी तुलना की थी अपने मॉडल की। तो ये भिन्न कैसे है, वो स्थिति देख लेते हैं। देखें, सौर परिवार की स्थिति से भिन्न, जहाँ पे सौर परिवार में क्या होता है, ग्रह ग्रह के बीच कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, जो ग्रह ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और प्रत्येक ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जो ग्रह ग्रह होते हैं, है ना, उनका द्रव्यमान सूर्य की अपेक्षा बहुत कम है। तो इनके बीच जो लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो देखिए, एक तो बहुत सारे ग्रह होते हैं, ये देखिए सूर्य होता है, और क्या होता है, बहुत सारे ग्रह होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रह ग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान कम है, तो वो सूर्य और किसी एक ग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। और परंतु इलेक्ट्रॉन की अन्योन्य क्रिया के कारण विद्युत बल का परिमाण इलेक्ट्रॉन नाभिक विद्युत बल के तुल्य ही होता है, क्योंकि आवेश तथा दूरियां परिमाण में समान कोटि की होती है। देखिए, अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो अन्योन्य क्रिया है ना, वो क्या होती है, जो है वो उनके कारण जो विद्युत बल होता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक विद्युत बल के लगभग तुल्य ही होता है। क्योंकि यहाँ क्या है, देखें, यहाँ नाभिक होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच की जो दूरियां हैं लगभग क्या है, समान कोटि की हैं, क्योंकि आवेश तथा दूरियां परिमाण में क्या है, समान कोटि की हैं। यही कारण है कि ग्रह सदृश इलेक्ट्रॉन की मान्यता वाला बोर मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको भी काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां क्या है, वो भी अपना प्रभाव दिखाता है, वो नगण्य नहीं होता है। जबकि जो सौर मंडल की स्थिति है, वहां पे ग्रह और ग्रह के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, नगण्य होता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत ही कम है सूर्य की तुलना में। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ विशिष्ट कक्षों की परिकल्पना करके हमने क्या किया, कुछ विशिष्ट कक्षों की परिकल्पना की जिसमें इलेक्ट्रॉन विकिरित नहीं करते, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। बोर ने क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी। बोर के मॉडल में केवल एक क्वांटम संख्या n सम्मिलित है। बोर के मॉडल में तो केवल एक ही क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या n। लेकिन जब हम नया सिद्धांत जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, जब क्वांटम यांत्रिकी आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो यह भी क्या करता है, बोर के अभिग्रहित की पुष्टि करता है। तथापि लेकिन क्वांटम यांत्रिकी अधिक व्यापक रूप में जो मान्य है, क्वांटम यांत्रिकी में कोई विशेष ऊर्जा स्तर सदैव एक ही क्वांटम अवस्था के संगत नहीं होता। तो कोई भी जो ऊर्जा स्तर होता है वो एक ही क्वांटम संख्या के संगत नहीं होता। इसके लिए 4 क्वांटम संख्याएं होती, कौन सी, n, l, m और s। इनसे अभिलक्षित होता है, लेकिन शुद्ध कूलाम विभव के लिए अगर क्या है, जो विभव है वो केवल क्या है, कूलाम विभव ही है, Q/R ही है पोटेंशियल जो है वो, उसके लिए हाइड्रोजन परमाणु की भांति केवल n पर निर्भर करती है। तो अगर कुछ विभव जो होगा वो अलग होगा, तब ये जो ऊर्जा है वो इन चारों में से भी निर्भर करेगी। लेकिन अगर शुद्ध कूलाम विभव है, उसके लिए तो जो ऊर्जा हमारे पास आती है वो केवल किस पर निर्भर करती है, n² पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ से बोर का जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि भी होती है, बोर की परिकल्पनाओं की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, कि साधारण क्लासिकी अपेक्षाओं के प्रतिकूल, जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है, जो पुरानी मैकेनिक्स है न्यूटन वाली, उसके प्रतिकूल बोर मॉडल में किसी इलेक्ट्रॉन के अपनी कक्षा में परिक्रमण की आवृत्ति का स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है। देखिए, क्लासिकी तो क्या कहती है कि जो कोई आवेशित कण जो चक्कर लगा रहा है, तो उसके चक्कर की जो आवृत्ति होगी, एक तो उसके चक्कर की आवृत्ति है और एक उससे निकलने वाले जो ऊर्जा है उसकी आवृत्ति है।
तो इनका कहना था कि जो परिक्रमण की आवृत्ति होगी वही उससे निकलने वाले विकिरण की आवृत्ति भी होगी, लेकिन जो क्वांटम यांत्रिकी है उसमें इनका कहना है कि जो परिक्रमण की आवृत्ति है उसका इस जो बाहर ऊर्जा निकल रही है उस ऊर्जा की आवृत्ति से, उस विकिरण की आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है। तो स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति h द्वारा विभाजित दो कक्षीय ऊर्जाओं का अंतर होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की आवृत्ति क्या होती है, जो आपकी दो कक्षाएं हैं उनके बीच की जो ऊर्जाओं का अंतर है उसके बराबर होती है। ठीक है, बड़ी क्वांटम संख्याओं यानी कि n से n-1 तक, n बहुत बड़ा ले लें अगर, तो उनके मध्य संक्रमणों में दोनों मान क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक है, अगर n बहुत बड़ा लेंगे तब जाके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, क्लासिकल वितरण हो जाएगा। जब n आप अनंत ले लोगे तब क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर हमने देखा था कि ऊर्जा स्तर बहुत पास पास आ जाते हैं, तब तो मुक्ति हो जाएगा। अगर n बहुत बड़ा लोगे तब क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो जाते हैं, सेम ही हो जाते हैं, तब ये दोनों आवृत्ति क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, 7वां पॉइंट, जो कि है कि बोर का सेमी क्लासिकल मॉडल। देखिए, बोर के मॉडल को हम क्या कहते हैं, सेमी क्लासिकल मॉडल। सेमी का मतलब होता है आधा, है ना, और क्लासिकी मतलब पुराना जो भी है, ठीक है, शास्त्रीय। तो आधा क्लासिकल है ये, है ना, क्योंकि हमने इसमें क्लासिकल के जो पुरानी जो हमारे थ्योरी थी उसका भी कुछ पार्ट लिया है और कुछ क्वांटम परिकल्पना भी की है, जो से द्वितीय अभिग्रहित है, तृतीय अभिग्रहित है ना। प्रथम अभिग्रहित तो उसका तो हम क्या करते हैं, जो हमने क्या किया, कुछ क्लासिकी भाग भी लिया है और कुछ क्वांटम भाग भी लिया है, तो इसको हम कहते हैं सेमी क्लासिकल मॉडल, जो कुछ तो क्लासिकी भौतिकी के पहलुओं पर तथा कुछ आधुनिक भौतिकी के पहलुओं पर आधारित है। सरलतम हाइड्रोजन सम परमाणुओं का भी सही चित्रण नहीं करता। तो यह जो है वो हम इससे व्याख्या तो कर पाते हैं स्पेक्ट्रम की, लेकिन यह सही चित्रण नहीं करता, ये तो फिक्स कक्षाएं बताता है। जबकि क्वांटम यांत्रिकी में क्या होता है, ये एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। सही चित्र वास्तव में क्वांटम यांत्रिकी से प्राप्त होता है, जो बोर मॉडल से अनेक मूलभूत रूपों में भिन्न है। फिर यदि बोर मॉडल पूर्ण रूप से ठीक नहीं है तो हम इसके बारे में चिंतित क्यों होते हैं। तथापि बोर मॉडल को उपयोगी बनाने वाले कुछ कारण है, कि बोर मॉडल जो है वो उपयोगी क्यों है, इसके भी कुछ कारण है। वास्तव में पूर्ण रूप से सही तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। देखें वो कौन कौन से पॉइंट है, 3, कि यह मॉडल केवल 3 अभिग्रहितों पर आधारित है। केवल कितने, बहुत ही सिंपल है, केवल कितने अभिग्रहित हैं, 3 अभिग्रहित हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लगभग सभी विशेषताओं की व्याख्या ये कर पाता है। अगर हम केवल हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर हम पिक्चर की बात नहीं करें कि कैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, हम केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना चाहें तो यह केवल 3 अभिग्रहितों के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखें, हमने क्लासिक भौतिकी की जिन संकल्पनाओं को सीखा है उनका इस मॉडल में समावेश है। तो हमने जो पुरानी जो भौतिकी हमने जो 11वीं क्लास में जो पढ़ी थी न्यूटन के नियमों वाली, उस भौतिकी में जिन संकल्पनाओं को हमने सीखा है उनका भी इस मॉडल में समावेश है। तो ये ट्रांजिशन के लिए आवश्यक है ना। इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है, कि हम जो क्लासिकल हमने पढ़ा था उसको अगर क्वांटम यांत्रिकी में हमें ट्रांजिशन करना है, वहाँ से वहाँ जाना है, तो हमें इस एक जो है वो ये ट्रांजिशन पॉइंट है, इसको हमें सीखना चाहिए। तीसरा क्या, मॉडल यह दर्शाता है कि कुछ भविष्यवाणियों की आशा में किस प्रकार किसी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी को कभी कभी कुछ सदृश समस्याओं की अक्सर से उपेक्षा कर देनी चाहिए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है, कि यह जो मॉडल है वो यह दर्शाता है कि कोई जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है, उसको कभी कभी क्या करना चाहिए कि मान लो पहले से ही कोई थ्योरी एकदम एस्टेब्लिश है, सब जो है वो उसने अभी तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की व्याख्या कर दी है, लेकिन क्या होता है कई बार ऐसे रिजल्ट हमें मिलते हैं जिनकी व्याख्या हम पुरानी से नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। पुरानी जो थ्योरी बन चुकी है हमें उस पर अड़े नहीं रहना है, हमें उसे उपेक्षा करनी चाहिए और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। यही इस बात में कहा है कि साइंस में कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। यदि सिद्धांत या मॉडल की भविष्यवाणी प्रयोग से मेल खाती है तो वैज्ञानिक को उपेक्षित की गई समस्याओं की व्याख्या करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर वो मेल नहीं खाती तो हमें नया मॉडल देना चाहिए। अगर उस नए मॉडल से प्रयोग मेल खाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कही है, काफ़ी अच्छी बात। तो इस प्रकार से हमने आज जो सारांश है इस पाठ का देख लिया और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कंसेप्ट हैं वो हमने सीखे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।